हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर राहुल। एंड बच्चों, इस समय हम कवर अप कर रहे हैं क्लास 9th की एग्जाम्पलर सीरीज, जिसमें हम ला रहे हैं आपके लिए हर एक चैप्टर का, हर एक एक्सरसाइज का, हर एक क्वेश्चन आपके सामने फॉर योर सॉल्यूशंस एंड गाइडेंस। ठीक है बच्चों, अब तक हम क्लास 9th के 9 चैप्टर्स कवर कर चुके हैं और आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर 10, जो कि एग्जाम्पलर सीरीज का है और जिसका नाम है सर्कल्स। बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स लेके आता है आपके पास और बहुत सारे एप्लीकेशन हो जाते हैं जब कॉन्सेप्ट ज्यादा होते हैं। तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इस पूरे चैप्टर में, जहां पे आपको आपके ऊपरी माले का काफी ज्यादा उपयोग करना पड़ेगा। एंड आई होप सो आप एक्साइटेड हैं इस पूरे चैप्टर के लिए, क्योंकि मुझे तो बहुत मजा आएगा सर्कल्स में। तो शुरू करते हैं, हम आपका समय बर्बाद नहीं करेंगे। पेन ले लेते हैं ताकि और चेक भी कर लेते हैं कि सबको सही चल रहा है कि नहीं। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? मैथ्स एग्जाम्पलर चैप्टर क्रमांक 10, जिसका नाम है सर्कल्स। ठीक है बच्चों, चलिए स्क्रीन करेंगे क्लियर और मूव करेंगे। सबसे पहले हम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जरूरी है चैप्टर का रिवीजन। तो इंजन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा रिवीजन करना पड़ेगा, तभी आपकी गाड़ी आगे बढ़ेगी। ठीक है, थोड़ा इग्निशन दे देते हैं हम अपने आप को। तो सबसे पहले हमें कुछ चीजें पता होनी चाहिए कि सर्कल क्या होता है, आपको पता ही है। ठीक है, वैसे उसकी बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, लेकिन सबसे अच्छी डेफिनेशन जो हमें पता है, जो कि होती है कि किसी एक सेंटर पॉइंट से यदि आप एक फिक्स डिस्टेंस लेकर जो भी पॉइंट्स आपको मिलेंगे, मतलब अगर मैं यहां पे फिक्स डिस्टेंस ले लूं तो उन सारे पॉइंट्स का जो कलेक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सर्कल बोलते हैं। मतलब किसी एक कॉमन पॉइंट से इन सारे पॉइंट्स का डिस्टेंस यदि बराबर है तो उस पर्टिकुलर फिगर को जो हम बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? सर्कल बोलते हैं। ठीक है, एक बार फिर से सर, सर्कल की परिभाषा क्या होती है? शुद्ध एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूं मैं, टेक्स्ट बुक के वर्ड्स आप याद कर सकते हैं। तो बेसिकली यदि आपके पास एक सेंटर पॉइंट है, ठीक है, और वहां से आप एक फिक्स डिस्टेंस ले रहे हैं कि मुझे इतना ही चलना है, ठीक है, तो उस फिक्स डिस्टेंस पे रहने वाले सारे पॉइंट्स, मतलब समझ लो मैंने ले लिया 2 यूनिट्स, तो इधर पे 2 यूनिट जा सकते हैं आप, इधर पे जा सकते हैं 2 यूनिट, इधर पे जा सकते हैं, इधर पे जा सकते हैं, इधर पे जा सकते हैं, इधर पे जा सकते हैं। तो 2 यूनिट जितना डिस्टेंस कवर करने वाले सारे पॉइंट्स का कलेक्शन कहलाता है सर्कल। क्या ये समझ में आया? जी सर। तो ये हो गई सर्कल की परिभाषा। अब इसके अलावा आपको क्या पता होना चाहिए? आपको पता होना चाहिए परिभाषा रेडियस की। रेडियस क्या होता है? तो उस सेंटर पॉइंट से जो फिक्स डिस्टेंस नाप के आप बना रहे हैं सारे पॉइंट्स, उसको हम क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। ठीक है, डायमीटर क्या होता है? देखो मैथमेटिकली तो होता है कि रेडियस का डबल, बट एक्चुअल कॉन्सेप्ट में क्या होता है? डायमीटर होता है जो कि सर्कल के 2 कोने, मतलब 2 बाउंड्री पर आने वाले पॉइंट्स को ज्वाइन करे, लेकिन थ्रू द सेंटर। क्या बोला मैंने? कि सर्कल के 2 कोनों को ज्वाइन करने वाला। ठीक है, सपोज अगर ये हमारा सर्कल है, मैं दोबारा बना रहा हूं, ठीक है, तो उसके बाउंड्री पे रहने वाले कोई भी 2 पॉइंट्स, मान लो ये 2 पॉइंट्स, ठीक है, कुछ इस तरीके से उनको कनेक्ट करना कि वो सेंटर से पास हो, मतलब बीच में से पास हो, उसको हम क्या बोलते हैं? डायमीटर। सर्कल को 2 बराबर हिस्सों में बांटने वाली लकीर को भी आप डायमीटर बोल सकते हैं। चलिए, क्या ये समझ में आया? जी सर। सर कॉर्ड क्या होती है? अब भैया ये जो 2 पॉइंट्स है तो बाउंड्री पे थे और बीच में से जा रहे थे, लेकिन क्या वही एक रास्ता है ट्रैवल करने का सर्कल के अंदर? नहीं सर, मैं सर्कल के अंदर कैसे भी ट्रैवल कर सकता हूं। तो यदि ये मेरा सर्कल है, मैं कुछ इस तरीके से भी तो जा सकता हूं ना, शॉर्टकट मार के। ठीक है, होता नहीं है जब हम पार्क में जॉगिंग करने जाते हैं और थक जाते हैं तो बीच में से कोई शॉर्टकट ले लेते हैं। तो ठीक उसी तरीके से यदि आप ये शॉर्टकट ले लेंगे तो इसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉर्ड। मतलब सर्कल की बाउंड्री पे रहने वाले कोई भी 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं? कॉर्ड बोलते हैं। अब कॉर्ड बनी है तो फिर सर्कल का हो गया क्या? बंटवारा हो गया। किस तरीके से बंटवारा हो गया? सर 2 हिस्से बन गए, एक हिस्सा ऊपर और एक हिस्सा नीचे। ठीक है, तो इन 2 हिस्सों के भी तो कुछ नाम होंगे ना? बिल्कुल है। इन हिस्सों को कहा जाता है सेगमेंट।
क्या कहा जाता है? सेगमेंट। कितने सेगमेंट? 2। जो छोटा वाला है उसको बोलेंगे माइनर, जो बड़ा वाला है उसको बोलेंगे मेजर। क्या बोलेंगे? मेजर। ठीक है, मेजर मतलब बड़ा हिस्सा, माइनर मतलब छोटा हिस्सा। तो मेजर सेगमेंट मतलब बड़ा वाला हिस्सा सर्कल का, और माइनर सेगमेंट मतलब छोटा वाला हिस्सा सर्कल का। क्या ये समझ में आया? जी सर। सेगमेंट क्या होगा? कॉर्ड बनाने के बाद सर्कल के जो 2 हिस्से आएंगे उनको हम बोलते हैं सेगमेंट। क्या ये समझ में आया? जी सर। तो मैं स्क्रीन कर रहा हूं क्लियर और मूव कर रहा हूं अगले कॉन्सेप्ट पे। बच्चों सेगमेंट के बाद जो एक हम क्या कहते हैं कंफ्यूजिंग जो वर्ड आता है वो आता है सेक्टर, जिसका उपयोग ज्यादा तो नहीं है हमारे पास लेकिन हमें पता होना चाहिए। सेक्टर क्या होता है बच्चों? यदि एक सर्कल में, ठीक है, यदि एक सर्कल में मैं 2 रेडियस बनाऊं, मतलब कुछ इस तरीके से, और सर्कल को मैंने एंगल के बेसिस पे डिवाइड किया। पिछली बार जब आपने सेगमेंट बनाया तो उसमें आपने एक लाइन सेगमेंट बनाई बेसिकली, ठीक है। तो जब लाइन सेगमेंट डिवाइड करेगी तो सेगमेंट बोलेंगे, जब एंगल डिवाइड करेगा, जिसको मैं थीटा लिख रहा हूं यहां पे, जब एंगल डिवाइड करेगा तो सेक्टर बोलेंगे। सर कंफ्यूजन होता है कि सेगमेंट क्या होगा और सेक्टर क्या होगा। लाइन सेगमेंट में क्या आता है? सेगमेंट वर्ड ही आता है। तो जब लाइन बन रही है मतलब क्या होगा? सेगमेंट होगा। सेक्टर में ओ आता है मतलब एंगल आता है। यहां पे भी देखो मैंने एंगल लिखा है थीटा के तौर पे, और ये एंगल आप काफी बार आगे भी यूज करोगे क्लास 10th में, साइन थीटा कॉस थीटा। तो वहां पे एंगल को दर्शाने के लिए आप इस चिन्ह का उपयोग करते हैं, और ये चिन्ह सेक्टर को लिखते समय भी आता है, SECTOR। तो ये जो ओ आ रहा है एंगल के लिए आ रहा है, तो इसलिए आप याद रखेंगे कि सेक्टर में एंगल होगा और सेगमेंट में लाइन होगी। क्या ये समझ में आ गया? ये क्लैरिफिकेशन अगर होगा तो फिर कभी भी लिखते समय गलती नहीं करेंगे। चलिए अब हमें पढ़ना है साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। वो क्या होता है? सर यदि एक सर्कल के अंदर आप क्वाड्रिलैटरल को ठोक पीट के फिक्स कर पाए तो उसे हम बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। मतलब यदि एक सर्कल के अंदर मैं कोई क्वाड्रिलैटरल को ठोक पीट के फिक्स कर पाया तो उसको मैं क्या बोलूंगा? साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। इसकी कुछ खूबियां होती हैं जो हम आगे कवर अप करेंगे, लेकिन अभी आपको पता होना चाहिए कि साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल क्या होता है। क्या ये सारे टर्म समझ में आ गए? इसके साथ जो एक टर्म मैंने आपको फ्री बताया जो है लिखा नहीं है वो है सेक्टर, क्या वो समझ में आया? जी सर। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे तो इक्वल, अब आ गए कुछ कॉन्सेप्ट्स पे जो कि हमें पता होने चाहिए। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल और कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स आर क्या? सबस्टेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। सबस्टेंड का मतलब होता है बनाना, मतलब शुद्ध भाषा में नहीं लेकिन मैथमेटिक्स में ऐसा कह सकते हो आप। तो क्या बोल रहा है वो? यदि एक सर्कल में या 2 कॉन्ग्रुएंट सर्कल मींस वो सर्कल जिनका रेडियस एग्जैक्टली बराबर हो उनको हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। तो इक्वल कॉर्ड्स मतलब आपने क्या बनाई है? आपने 2 कॉर्ड्स बनाई है जो कि इक्वल हैं। तो एक कॉर्ड मैंने यहां बना दी मान लीजिए, और एक कॉर्ड मैंने यहां बना दी। वो क्या बोल रहा है? ये दोनों कॉर्ड्स सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करेंगी, मतलब सेंटर पे जो एंगल बनाएंगी। सर सेंटर पे एंगल कैसे बनेगा बेटा? इस तरीके से बनेगा, ठीक है। इधर भी इस तरीके से ये एंगल बनेगा, ठीक है। तो यदि दोनों कॉर्ड्स इक्वल हैं तो दोनों एंगल भी क्या होंगे? बराबर होंगे। इन दोनों को आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके इस थ्योरम को प्रूफ कर सकते हैं यूजिंग SSS। वो आपने थ्योरम 10.1 की होगी तो आपको पता होना चाहिए। तो ये दोनों क्या हो गए? बराबर हो गए। ये हमारा कॉन्सेप्ट है। यदि 2 सर्कल हैं और दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट है मतलब रेडियस बराबर है तो भी ये कॉन्सेप्ट लागू होता है। मतलब अगर मुझे कोई बोल दे कि ये एंगल 25 है तो मैं आंख मूंद के बोल सकता हूं कि ये एंगल भी कितना होगा? 25 डिग्री। ये आपकी कौन सी थ्योरम है? आपकी थ्योरम 10.1 है जो आपको पता होनी चाहिए। एग्जाम में सब्जेक्टिव पेपर में प्रूफ करने को भी आ सकती है। चलिए नेक्स्ट है, इफ इक्वल एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। उल्टा कर दिया आपकी बार, एग्जैक्टली पहले वाले का कन्वर्स मतलब उल्टा। मतलब अब की बार बोल रहा है यदि एंगल्स बराबर हैं तो आप आंख मूंद के बोल दीजिए कि कॉर्ड्स की लेंथ बराबर होगी। तो जज साहब कहना चाह रहा है यहां पे ये स्टेटमेंट, ये सबूत कि यदि कहानी कुछ इस प्रकार है
कि दो एंगल्स बराबर हैं तो मैं बिना कुछ ज्यादा प्रूफ किए, अगर ये दोनों एंगल्स बराबर हैं तो बिना कुछ मेहनत किए ये बोल सकता हूं कि ये दोनों कॉर्ड्स भी बराबर होंगी। क्या ये समझ में आया? जी सर। ये है कन्वर्स, और ये कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स पे भी लागू होती है। मतलब यदि दो सर्कल जो कि अलग अलग बने हैं लेकिन रेडियस बराबर है तो, और बीच वाले एंगल्स बराबर हैं कॉर्ड के, तो कॉर्ड की लेंथ भी बराबर होगी। क्या ये समझ में आया? यस सर। स्क्रीन कर देंगे हम क्लियर और मूव करेंगे आगे। द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। मतलब अगर आपके पास एक सर्कल है, ठीक है, और एक कॉर्ड है इसके अंदर, चलिए बना दी हमने कॉर्ड। क्या बोल रहा है? द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर, तो सेंटर पॉइंट से यदि आप परपेंडिकुलर नामक रॉकेट को गिरा देंगे उसके ऊपर, कॉर्ड के ऊपर, तो वो कॉर्ड को दो बराबर हिस्सों में बांट देगा। मतलब यदि कॉर्ड का नाम ए बी है और ये सी पे आके गिर रहा है तो ए सी और बी सी बराबर हो जाएंगे। क्या ये समझ में आया? यस सर। देखो यहां लिखा है परपेंडिकुलर बना दी हमने, कहां से? सेंटर से। क्या करेगी? किस पे? कॉर्ड पे। तो क्या करेगा? बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, बाइसेक्ट मतलब दो बराबर हिस्सों में बांट देना। मतलब अगर घर में आप पिज्जा खा रहे हैं तो मम्मी को बोल सकते हैं मम्मी बाइसेक्ट दिस पिज्जा एंड गिव इट टू मी एंड माय ब्रदर। मम्मी को समझ में आ जाए तो ठीक, नहीं आए तो फिर हिंदी में बताना कि बताना मेरे मैथ्स कितनी अच्छी होगी। देखो मैं मैथ्स के वर्ड्स यहां यूज कर रहा हूं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास, द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्टिंग अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। इस बार गुगली फेंक दिया है। मतलब क्या बोल रहा है कि लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्टिंग द कॉर्ड, ठीक है। पिछली बार क्या बोला था? परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे बाइसेक्ट करेगा। इस बार बोल रहा है बाइसेक्टर बनाओगे तो परपेंडिकुलर हो जाएगा। मतलब यदि एक लाइन कुछ इस प्रकार से बनी है कि दोनों को बराबर हिस्सों में बांट रही, तो मैं गारंटी कह सकता हूं कि वो परपेंडिकुलर होगी। क्या ये समझ में आया? जी सर। पहले क्या था? परपेंडिकुलर है तो बाइसेक्ट, आपकी बार क्या बोल रहा है? बाइसेक्ट है तो परपेंडिकुलर। इसको भी साबित करने के लिए आप कॉन्ग्रुएंसी का उपयोग करेंगे, बहुत आसानी से हो जाएगा कि रेडियस के बराबर रेडियस, ये कॉमन और ये एंगल 90 पहले वाले के लिए, तो सीपीसीटी से एसी और बीसी बराबर। दूसरे वाले में ये कॉमन, ये रेडियस और वो दोनों हिस्से बराबर हैं क्योंकि उन्होंने बोला है कि पहले बाइसेक्ट कर रहा है, तो क्या हो जाएगा? दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट। सीपीसीटी से ये वाला हिस्सा इस हिस्से के बराबर, दोनों एंगल हो जाएंगे 90 90। अ क्विक रिकैप ऑफ हाउ डू यू प्रूव दिस टू थ्योरम्स। 10.3 एंड 10.4 है शायद एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में, एक बार देख लेना। बट प्रूविंग इनकी इजी है, एग्जाम में आ भी सकती है सब्जेक्टिव पेपर में, तो कृपया अच्छे से प्रिपेयर कर ले। नेक्स्ट है, देयर इज ओनली वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू 3 गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। कितने गिवन बोल रहा है? 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। पहले इस वर्ड पे फोकस करते हैं। सर व्हाट इज दिस नॉन कोलिनियर वर्ड? मेरे को समझ में नहीं आता है, मुझे भी नहीं आता है। एक काम करते हैं, वर्ड पे अगर आप फोकस करो कोलिनियर, ठीक है, इसको जरा ब्रेक करो तो एक हो जाएगा को और एक आएगा वर्ड लीनियर। अब आपने लीनियर वर्ड तो सुना है, कहां पे? हमने पढ़ा भी है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। तो लीनियर का मतलब होता है एक, ठीक है। कोलिनियर मतलब एक ही लाइन पे लाए करने वाले, ठीक है, पॉइंट्स। मतलब यदि मैं ऐसे 1 2 3, ये 3 पॉइंट है, ठीक है, यदि इन तीनों पॉइंट को मैं एक ही लाइन के लपेटे में ले सकता हूं तो वो तीनों पॉइंट क्या हो जाएंगे? कोलिनियर हो जाएंगे। क्या ये समझ में आया? मतलब 3 पॉइंट जिनको आप एक ही बार में लपेटे में ले पाए उनको हम बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। अब वो क्या बोल रहा है? 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, मतलब ये 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं है, अर्थात ये कुछ इस तरीके से हैं कि इनसे एक लाइन पास नहीं हो सकती, कम से कम 2-3 करनी पड़ेंगी। मतलब ये क्या बनाएंगे? ट्रायंगल बनाएंगे। तो यदि 3 एंगल नॉन कोलिनियर हैं, मतलब वो क्या फॉर्म कर रहे हैं? एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। और इन तीनों पॉइंट से एक ही सर्कल पास हो सकता है, अर्थात कि आप अगर इन तीनों पॉइंट्स को सर्कल के थ्रू जोड़ना चाहेंगे तो इनसे एक ही सर्कल पास होगा, 2-3 नहीं हो पाएंगे। मुझसे तो अभी एक भी नहीं हो रहा है क्योंकि अपने पास इतने अच्छे अस्त्र शस्त्र नहीं है, ठीक है। यदि आप ऐसे चाहें कि नीचे से एक और बन जाए तो उसमें तीनों लपेटे में नहीं आ पाएंगे, ठीक है। तीनों को लपेटे में लेने के लिए एक ही गोला है, क्या समझे? यूनिक सर्कल होगा जो कि उन तीनों पॉइंट से पास होगा। क्या ये समझ में आया? जी सर। क्या इसका कहीं एप्लीकेशन होता है? हाँ, थोड़ा बहुत प्रूविंग में आता है, लेकिन
इसका प्रूफ आपको एग्जाम्स में आए उसके चांसेस कम है, ठीक है। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल और कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। ये बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट और काफी उपयोग में आता है कि यदि एक सर्कल में, ठीक है, एक सर्कल है उसमें दो कॉर्ड्स हैं जो कि इक्वल हैं, तो एक ये कॉर्ड मान लीजिए, दूसरी ये कॉर्ड मान लीजिए, ठीक है, ये दो कॉर्ड्स हैं, क्या बोल रहा है, इनको बोल रहा है इक्विडिस्टेंट है, ठीक है। सर इक्विडिस्टेंट मतलब इनकी सेंटर से दूरी बराबर होगी। सर ऐसे कैसे, एक बार दूरी में यहां निकाल रहा हूं, इसकी दूरी में यहां निकाल रहा हूं, मुझे साफ साफ दिख रहा है कि ये ज्यादा है ये कम है। बिल्कुल ठीक सरकार, आपका जायज है ये पॉइंट कि ऐसे कैसे बराबर हो जाएगी दूरी। इसीलिए हम यहां जब दूरी निकालते हैं तो उसका एक नियम है जो कि कहीं लिखा नहीं जाता पर हर बार अप्लाई होता है। आप यदि डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही निकालेंगे, उसी को वाजिब डिस्टेंस माना गया है। मतलब भाई साहब जब आप कोई दो टीमों में मैच करा रहे हैं तो बराबर बराबर प्लेयर में कराएंगे ना, थोड़ी एक टीम में 11 प्लेयर है एक टीम में 8 प्लेयर हैं, उसमें मैच बराबर कैसे होगा। तो एक जगह आप ज्यादा चल रहे हैं एक जगह कम चल रहे हैं, ऐसे कैसे डिसाइड होगा। तो डिसाइड करने का तरीका क्या होगा, भाई हमने बोल दिया परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो यदि दो कॉर्ड बराबर हैं तो उनकी सेंटर से दूरी भी बराबर होगी। यदि कम ज्यादा है कॉर्ड्स की लेंथ तो दूरी भी कम ज्यादा हो जाएगी। किस रेशियो में ये ऐसा कुछ डिसाइडेड नहीं है, पर यदि बराबर है तो डिस्टेंस बराबर होगा, ये तो हमेशा पक्का है। क्या ये समझ में आया? जी सर। कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल आर इक्वल इन। अब की बार उल्टा बोल दिया, यदि उनका डिस्टेंस बराबर है तो कॉर्ड्स की लेंथ बराबर होगी। पहले वाले में क्या बोल रहा था कि यदि कॉर्ड्स बराबर हैं तो डिस्टेंस बराबर होगा, अब की बार बोल रहा है अगर डिस्टेंस बराबर है तो कॉर्ड्स बराबर होंगी। क्या ये समझ में आया? बहुत इजी है, ऐसे कोई दिक्कत तो आनी नहीं चाहिए। टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, क्या बोल रहा है, इफ टू कॉर्ड्स ऑफ सर्कल आर इक्वल देन द करस्पॉन्डिंग आर्क्स आर इक्वल आर कॉन्ग्रुएंट। मतलब पहले ध्यान से देखो बोल क्या रहा है कि एक सर्कल है, ठीक है, उसमें क्या है टू कॉर्ड्स, तो हमने दो कॉर्ड्स बना दी, एक इस तरफ एक इस तरफ, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि यदि ये दो कॉर्ड्स इक्वल हैं तो इफ द टू कॉर्ड्स आर इक्वल, ठीक है, देन देयर करस्पॉन्डिंग आर्क। सर ये आर्क क्या होता है आपने पहले बताया नहीं बच्चों। आर्क होती है सर्कल के सर्कमफेरेंस का हिस्सा। मतलब अगर मैं इस हिस्से को काट दूं, बाउंड्री को काट के अलग निकाल दूं, ऐसे कुछ बना दूं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, आर्क बोलते हैं। ये आप कहां पे यूज करते हैं, यदि आपने कंस्ट्रक्शन चैप्टर किया है तो उसमें लिखा होता है ड्रॉ अ आर्क। मतलब आप पूरा सर्कल ना बना के यदि सर्कल की बाउंड्री का कुछ हिस्सा बना रहे हैं उसको आप आर्क बोलते हैं। आर्क के अंत में सी आता है, तो यदि सी कंप्लीट नहीं है, मतलब कितना है, सर्कल का एक हिस्सा है ना, पूरा सी थोड़ी है, तो आर्क में भी क्या होगा, एक हिस्सा होगा, पूरा सर्कल नहीं होगा। तो यदि दो आर्क इक्वल हैं तो उसकी करस्पॉन्डिंग, दो कॉर्ड्स इक्वल हैं तो उसकी करस्पॉन्डिंग आर्क भी बराबर होंगी। क्या ये समझ में आया? जी सर। इसका उल्टा भी ट्रू लिखा है कन्वर्सली, मतलब यदि आर्क बराबर हैं तो, यदि आर्क की लेंथ या आर्क कॉन्ग्रुएंट है तो आपको सवाल में गिवन होगा कि आर्क ए बी इज इक्वल टू आर्क सी डी, ऐसा कुछ, तो आप बोल सकते हो कि कॉर्ड्स भी बराबर होंगी। क्या ये समझ में आया? इजी था। चलिए स्क्रीन करेंगे हम क्लियर और आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ मेरे प्यारे बच्चों। इसको भी कर देता हूं इरेज। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कॉन्ग्रुएंट आर्क ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। मतलब यदि एक सर्कल में, ठीक है, दो आर्क हैं, एक मान लो यहां से यहां तक, एक यहां से यहां तक, ठीक है, यदि ये दोनों आर्क कॉन्ग्रुएंट है मतलब बराबर हैं तो उनके द्वारा सेंटर पे बनाया हुआ एंगल, मतलब इस तरीके से यदि ये दोनों बराबर हैं तो एंगल्स भी बराबर होंगे। क्या ये समझ में आया? यदि आर्क कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल्स बराबर होंगे, इसमें कोई शंका नहीं होनी चाहिए। चलिए इसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा यूज्ड कॉन्सेप्ट है वो है ये लिखा हुआ इन दो पंक्तियों में, तो कृपया इस पे ध्यान दें। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर is double the angle subtended by it on any other point on the remaining part of the circle। बहुत सारी चीजें तो मैं इसको ब्रेक करके समझाता हूं। सबसे पहले तो चैप्टर का नाम है सर्कल, तो सर्कल बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क। तो पहले एक आर्क पकड़ लो, मान लो यहां से लेकर यहां तक, और ये मान लो हमारा सेंटर है,
ठीक है। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, ठीक है, एट द सेंटर, मतलब अगर मैं इसको कनेक्ट करूं तो कुछ इस तरीके से बनेगा, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, मान लो x, ठीक है। इस डबल, किसका डबल? द एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। मतलब यदि आप सेंटर छोड़ के कहीं भी और उस एंगल को बनाएंगे, क्या बोला मैंने? यदि आप सेंटर छोड़ के कहीं और उस एंगल को बनाएंगे तो यदि वो एंगल होगा सपोज y, तो ये एंगल हो जाएगा डबल, मतलब 2y। यदि वो एंगल होगा 40 तो ये एंगल होगा 80। सर लेकिन इसकी पहचान कैसे करनी है? इसकी पहचान बच्चों स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट पकड़ो, ठीक है। यदि दो ऐसे एंगल्स का स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम है लेकिन उनके रहने की जगह अलग अलग है, ठीक है। उदाहरण के लिए हमारे देश में राज्य सरकार भी होती है, केंद्र सरकार भी होती है, ठीक है। किसके पास ज्यादा पावर होती है? केंद्र सरकार के पास, जो सेंटर में है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट हैज मोर पावर देन स्टेट गवर्नमेंट। उसके पास आर्मी है, उसके पास रिसोर्सेज ज्यादा हैं, पैसे ज्यादा हैं। इसलिए जब भी स्टेट को कोई समस्या आती है तो वो किसके पास जाता है कि सेंटर देवता हेल्प कर दो, बाढ़ आ गई तो हेल्प कर दो, हेलीकॉप्टर भेज दो, आर्मी भेज दो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ज्यादा पावर किसके पास होती है? हमेशा सेंटर के पास। इसलिए सेंटर वाला एंगल हमेशा ज्यादा होता है, बड़ा होता है, डबल होता है। वो वाला एंगल छोटा होगा। समझ में आया? चेक क्या करना है? स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट एंड कहां पे है। यदि सेंटर पे है तो डबल, ऊपर है तो हाफ, ठीक है। मतलब अगर 40 दिया है तो 80, 50 दिया है तो 100, 120 दिया है तो 240, और उल्टा भी, मतलब अगर नीचे दिया है सपोज 80 तो ऊपर का 40, नीचे दिया है 70 तो ऊपर होगा 35 का। ये समझ में आया? जी सर। तो स्क्रीन करेंगे क्लियर और मूव करेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, क्योंकि जगह की कमी है मेरे पास थोड़ी। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। ये किस तरह से होता है? तो देखो बच्चों, ये है हमारा सर्कल जो कि अभी आने वाला है, ठीक है। तो ये है मेरा सर्कल जो आपको नहीं दिख रहा होगा। एक मिनट, मैं पेन थोड़ा सा सही कर लूं। ओ पेन बाबा, चलो, हाँ, पेन की इंक फुल भर गई है अब। तो ये है मेरा सर्कल कुछ इस तरीके से, ठीक है। एकदम बढ़िया बन गया यार, ठीक है। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, मतलब सर सेगमेंट डिसाइड कैसे होता है? भाई साहब, एक लकीर ड्रॉ करेंगे तो सेगमेंट बन जाएगा, है ना। ऊपर वाला सेगमेंट, नीचे वाला सेगमेंट और छोटा वाला बड़ा वाला सेगमेंट, ठीक है। इन द सेम सेगमेंट मतलब इसके अंदर अटखेलियां करते हुए दो एंगल्स, मान लो कुछ इस तरीके से। तो ये दोनों एंगल्स की वैल्यू, इन दोनों एंगल्स का मेजरमेंट बराबर होगा। सर इसमें भी पकड़ना कैसे है? पकड़ने का तरीका सिंपल है। यदि दो एंगल्स का स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम है, पहला चीज, यदि दो एंगल्स का स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम है और दोनों बाउंड्री को टच कर रहे हैं तो वो दोनों एंगल्स बराबर होंगे। कई बार इसमें बच्चे कंफ्यूज ऐसे हो जाते हैं कि सपोज ये हमारा फिगर है, ठीक है, एक एंगल इस तरीके से है और एक एंगल इधर कहीं है बीच में। सर सेम सेगमेंट में तो है, कंडीशन होती है स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम होना चाहिए, एंड सेकंड कंडीशन दोनों बाउंड्री को टच करना चाहिए, क्योंकि सेगमेंट तो पूरा है ना मेरे लाल, बाउंड्री भी तो सेगमेंट का पार्ट है। ये बीच में रुक गया तो कैसे चलेगा? इसलिए इस तरह के डायग्राम्स में आपका कॉन्सेप्ट नहीं लगता है। कॉन्सेप्ट कब लगता है? जब स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम होगा और दोनों पॉइंट्स बाउंड्री को टच करेंगे। क्या ये समझ में आया? जी सर। तो स्क्रीन करेंगे हम क्लियर और मूव करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। इफ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू पॉइंट्स सबटेंड इक्वल एंगल एट टू अदर पॉइंट्स लाइंग ऑन द सेम साइड। ध्यान से देखना बच्चों, इफ अ लाइन सेगमेंट, तो एक लाइन सेगमेंट है, ये रही हमारी लाइन सेगमेंट, ठीक है। सबटेंड्स इक्वल एंगल एट टू अदर पॉइंट्स, दो अदर पॉइंट्स आपने पकड़ लिए, लेकिन पॉइंट तो आप कहीं भी बना सकते हैं, इस तरफ भी इस तरफ भी, इसलिए उसने मेंशन किया है टू अदर पॉइंट्स लाइंग ऑन द सेम साइड। तो लाइन के सेम साइड, तो मैंने लाइन के ऊपर बनाया तो सेम साइड है। अगर एक ऊपर एक नीचे कर दूंगा तो बात नहीं बनेगी, ठीक है। तो दोनों ऑन द सेम साइड, वो जो एंगल बनाते हैं इस लाइन के साथ, मान लो कुछ इस तरीके से, ठीक है। और यदि ये दोनों एंगल्स बराबर हैं तो क्या होगा? जो लाइन के साथ एंगल बना रहे हैं आर इक्वल एंगल्स, तो क्या होगा? कंटेनिंग द लाइन सेगमेंट, मतलब चारों पॉइंट्स, देन द 4 पॉइंट्स आर कॉनसाइक्लिक, मतलब
इन चारों पॉइंट से एक यूनिक सर्कल पास होगा, मान लो कुछ इस तरीके से, ठीक है। इन चारों पॉइंट से एक यूनिक सर्कल पास होगा। क्या ये समझ में आया? जी सर, ये भी काफी बार प्रूविंग में आता है बच्चों, मतलब क्वेश्चंस आते हैं इस पे बेस्ड, इसका प्रूफ भी आता है जो कि आपने पढ़ा होगा चैप्टर में, जब आप इमेजिनरी एक पॉइंट बनाते हो जो कि बाहर है और फिर उससे एक सर्कल पास करवाते हो। वो सारी मेहनत हम करते हैं, लेकिन अभी के लिए आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है, कि आप इमेजिन करते हो, अगर आपको याद हो, इमेजिन करते हो कि एक पॉइंट कोई दूसरा है जो कि बराबर है, और फिर उस चीजों को फिनिश करते हो, बराबर प्रूफ करते हो, जबकि ऐसा नहीं होता है तो वो कॉन्ट्राडिक्ट हो जाता है। तो वहां पे हम यूज करते हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, जो कि आप इजीली पढ़ सकते हैं। हमारे चैनल पे भी इसके वीडियोस अवेलेबल हैं, तो प्लीज देखें उसको यदि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो। द सम ऑफ ईदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की कुछ खूबी तो होनी चाहिए, तो कुछ खूबियां हैं हमारे पास। एक ही खूबी है जो कि काफी काम की है, कि यदि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो उसके अपोजिट एंगल्स का सम कितना होगा? 180 डिग्री। खाली इतना। सर एडजेसेंट एंगल्स के बारे में कुछ बोलता है क्या? नहीं। यदि क्वेश्चन में मेंशन्ड हो कि भाई एडजेसेंट एंगल्स पैरेललोग्राम के हैं, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, तब आप उनकी प्रॉपर्टीज भी उपयोग में ला सकते हैं। समझ में आया? जी सर। तो हम स्क्रीन करेंगे क्लियर। एंड लास्ट पॉइंट पे आते हैं, इफ सम ऑफ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री देन द क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। मतलब इस बार उल्टा बोल रहा है, मतलब एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल मान लो कुछ इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है, जिसके अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री आ रहा है, तो मैं बोल सकता हूं कि वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा, वो एक सर्कल के अंदर समाने वाला क्वाड्रिलेटरल होगा। फिलहाल तो ये आलू जैसा कुछ दिख रहा है, तो ऐसा नहीं बनाना है, वो अच्छे से बन जाएगा यदि आप एक्चुअल वैल्यूज को लेके ट्राई करेंगे तो। चलिए, क्या ये समझ में आया? जी सर। हम स्क्रीन करेंगे क्लियर, जैसा कि हमने कर दिया है, एक बार फिर से कर देते हैं, कुछ शंका ना बचे हमारे पास, और मूव करेंगे हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर पहला सैंपल क्वेश्चन है हमारे पास बच्चों, जो कि हमारे एक्सरसाइज के पहले हमेशा जो एग्जांपल्स हमें मिलते हैं, रीड करते हैं क्वेश्चन में है क्या और सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि इन फिगर 10.1, जो कि ये रहा आपके सामने, दो सर्कल्स दिए हैं, टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, मतलब दोनों का रेडियस कितना होगा? तो R1 R2 अगर रेडियस है तो ये दोनों क्या है? बराबर हैं। कॉन्ग्रुएंट का मतलब सेम रेडियस वाले दो अलग अलग सर्कल्स, हैव सेंटर O एंड O डैश, ठीक है, एक का नाम O है, एक का नाम O डैश है, जैसा कि आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। आर्क AXB, ध्यान से देखना बच्चों, आर्क AXB मतलब ये आर्क, ठीक है, आर्क AXB एंड, अगर मैं अच्छे से बनाऊं 2 मिनट, चलिए, आर्क AXB एंड दूसरा आर्क है, इस एंगल कितना है आर्क AXB का? 75 डिग्री, जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है। एट द सेंटर O एंड AY B डैश A डैश Y B डैश का एंगल कितना है? 25 डिग्री है, ठीक है। तो एक का एंगल 75 है, एक का एंगल 25 डिग्री है। आपको उनके रेशियो बताना है। किसका रेशियो? आर्क के लेंथ का रेशियो बताना है। सर उसके लिए आर्क की लेंथ पता होनी चाहिए। देखो बच्चों, क्योंकि दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट है, मतलब रेडियस बराबर है, ठीक है, मतलब दोनों का साइज बराबर होगा। तो यदि आप देखें ध्यान से तो बेसिकली आर्क की लेंथ बड़ी या छोटी किसकी वजह से हो रही है? एंगल की वजह से। एंगल 75 है तो आर्क बड़ी, एंगल 25 है तो आर्क छोटी। तो जो रेशियो एंगल्स का होगा, मैं कह सकता हूं कि वही रेशियो हमारे आर्क का भी होगा। तो AXB और A डैश Y B डैश का रेशियो वही होगा जो उनके एंगल्स का रेशियो है, क्योंकि एंगल बड़ा तो आर्क बड़ी, एंगल छोटी तो आर्क छोटी। तो ये 25, ये 3, तो ये हो जाएगा 3:1 आना चाहिए हमारा आंसर। कितना? 3:1, मतलब ऑप्शन सी को कर देंगे हम मार्क और आगे बढ़ेंगे। एक और बार बच्चों, यहां 1:3 दिया है, तो आपको ध्यान रखना है कि पहले AXB पूछा है, तो AXB के लिए 3 है, AYB के लिए 1 है। यदि आप उल्टा लिख देंगे तो फिर वो गलत हो जाएगा। बच्चों पैंट शर्ट आप पहनते, लेकिन पैंट को ऊपर और शर्ट के नीचे नहीं पहन सकते ना, शर्ट को नीचे पहन लिया, पैंट को ऊपर पहन लिया, कपड़े तो वो भी हैं, पर लेकिन आपको एक सेट सीक्वेंस में चलना पड़ता है कि शर्ट ऊपर और पैंट नीचे। उसी तरह AXB का वैल्यू ऊपर, AYB का वैल्यू नीचे। तो 3:1 करेक्ट आंसर होगा। 1:3 यदि आप मार्क करेंगे ये कह के कि सर वैल्यूज तो वही हैं, खाली पोजीशन अलग है, तो वो रॉन्ग हो जाएगा। स्क्रीन करेंगे हम क्लियर और मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सैंपल क्वेश्चन 2 है बच्चों, जैसा कि आपको दिख रहा है इन फिगर 10.2, जो कि ये रहा हमारी स्क्रीन के ऊपर। देयर आर
AB and CD आर इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर O। ठीक है, दो कॉर्ड्स हैं AB और CD जो कि आपस में बराबर हैं, तो AB इक्वल टू CD लिख दिया। ठीक है, और क्या बोल रहा है, विथ एंड सेंटर O, देन OP एंड OQ आर परपेंडिकुलर। OP एंड OQ आर परपेंडिकुलर, मतलब OP और इसका एंगल कितना है 90 डिग्री, और OQ और CD का एंगल कितना है 90 डिग्री है। वहां परपेंडिकुलर का निशान नहीं बना, लेकिन आप बना दीजिए अगर आपको क्लैरिफिकेशन चाहिए तो। रिस्पेक्टिवली इफ एंगल POQ, एंगल POQ 150 डिग्री जैसा कि क्वेश्चन में दिया है 150 डिग्री एंगल का वैल्यू है, देन एंगल APQ पता लगाना है। तो अगर मैं पूरा सब हटा दूं तो आपको एंगल APQ पता लगाना है, मतलब ये एंगल कितना होगा। कैसे पता लगाओगे सर? यदि हम कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करें और हमें यह पता है कि दो कॉर्ड्स इक्वल हैं, तो उनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर वुड बी इक्वल, अर्थात मैं बोल सकता हूं OP वुड बी इक्वल टू OQ। कौन से लॉजिक से? द लॉजिक विच सेज दैट टू इक्वल कॉर्ड्स सबस्टेंट आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। क्या बोल रहा हूं मैं? टू इक्वल कॉर्ड्स, मतलब दो बराबर की कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, मतलब इक्विडिस्टेंट मतलब दोनों का डिस्टेंस बराबर होगा। तो इन दोनों का डिस्टेंस है OP और OQ विच इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो वो दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। मतलब ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, मेरे को यहां से मिला कि OP इज इक्वल टू OQ है। ठीक है सर, इससे मुझे क्या मिलेगा कि एंगल OPQ is equal to angle OQP। क्यों? बिकॉज सर इन अ ट्राइंगल इफ टू साइड्स आर इक्वल देन अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो ब्रैकेट में क्या लिख सकते हो आप? एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स। ठीक है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स। अब इस ट्राइंगल में, ट्राइंगल OPQ में जरा ध्यान दीजिएगा बच्चों, ट्राइंगल OPQ में तीन एंगल है, एक की वैल्यू 150 है और बाकी दोनों बराबर हैं। तो इन ट्रायंगल क्या है? कौन सा ट्रायंगल है? OPQ। ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं कि एंगल OPQ प्लस एंगल POQ जो कि बीच वाला एंगल है, प्लस एंगल OQP आना चाहिए 180 के बराबर। सर किस हिसाब से? भाई साहब ये होता है एंगल सम प्रॉपर्टी, जैसा कि आपको पता है, आप पढ़ चुके हैं पहले। ठीक है, POQ की वैल्यू 150, बाकी दोनों बराबर, तो मैं बाकी दोनों को जोड़ के 2A लिख रहा हूं। तो 2A शुड बी इक्वल टू 180 माइनस 150, मतलब A की वैल्यू आ जाएगी 30/2, मतलब 15 डिग्री। कितना बोला हमने? 15 डिग्री इस एंगल की वैल्यू है। ये पूरा कितना था सर? परपेंडिकुलर है तो 90 होगा, 15 आप काट दीजिए क्योंकि वो आपको नहीं चाहिए, तो कितना बचेगा सर? 90 में से 15 काटेंगे तो 75 बचना चाहिए। तो क्या APQ की वैल्यू 75 आएगी? जी सर, क्या ये समझ में आया? इसमें हमने क्या क्या यूज किया? हमने सर्कल्स के कॉन्सेप्ट यूज किए और हमने ट्राइंगल्स के भी कॉन्सेप्ट यूज करके हमारा आंसर निकाला। क्या ये समझ में आया? यस सर। तो स्क्रीन करेंगे क्लियर, मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों हमारे सैंपल क्वेश्चन हो गए हैं खत्म और अब हम आ गए हैं किस पे? हमारे एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? AD इज डायमीटर ऑफ अ सर्कल एंड AB इज अ कॉर्ड। तो पहले इतना बना लेते हैं इन अ सर्कल। तो पहले एक सर्कल बनाया हमने, ठीक है, जिसमें AD क्या है? AD है डायमीटर AD। चलिए अगर मैं इसको थोड़ा और अच्छे से बना दूं, एक सीधी लाइन बना दूं, तो चलिए कोशिश है बच्चों, प्रयास है, बन जाए तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। चलिए AD है डायमीटर एंड AB है कॉर्ड, तो ये AB आ गई कॉर्ड। ठीक है, AD कितना है? 70, AD है 34, AD की लेंथ कितनी है? 34 और AB की लेंथ है 30। द डिस्टेंस ऑफ AB फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज। तो यदि सर्कल का सेंटर ये है तो आपको बताना है कि डिस्टेंस कितना होगा। अब सर्कल से डिस्टेंस सेंटर से डिस्टेंस निकालने का क्या तरीका है? सर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, क्योंकि आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, विच इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। ये भी आपने कहां पढ़ा है? अभी हमने ट्राइंगल्स में पढ़ा है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है,
इन द फॉर्म ऑफ अ क्वेश्चन, अगर आपको याद हो तो 7.4 या 5 में लास्ट एक्सरसाइज में लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब उधर पे हम पढ़ते हैं कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो अब आपको निकालना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। ये था 34 पूरा, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि AO की वैल्यू हो जाएगी 17, भाई AD था डायमीटर 34, AO हो जाएगा रेडियस आधा, मतलब कितना 17। सर AB की लेंथ है 30, कितनी है AB की लेंथ 30, तो मैं कह रहा हूं कि ये जो पॉइंट D हमने, D तो वहां पे है, पॉइंट C हम बना रहे हैं, ठीक है, पॉइंट C, इसकी लेंथ होगी 15। क्या ये समझ में आया? सर ये कैसे होगा? अब देखो पहले मैं पूरा क्वेश्चन समझा दूं, फिर हम इसको लिखने का तरीका समझेंगे। ये 17, ये 15, आपको ये निकालना है। ये क्या है? एक राइट एंगल ट्राइंगल, तो यहां पे क्या लग जाएगी? पाइथागोरस थ्योरम लग के हम अपना आंसर निकाल सकते हैं। क्या ये समझ में आया? जी सर। अब लिखने का तरीका देखो, सबसे पहले मैं लिख रहा हूं कि ड्रॉ OC परपेंडिकुलर टू AB, ठीक है। अब सबसे पहले लिख रहा हूं कि सिंस AD इज डायामीटर ऑफ लेंथ कितना 34 सेंटीमीटर, OA दैट इज ब्रैकेट में लिख दो रेडियस शुड बी इक्वल टू कितना 17 सेंटीमीटर। क्या ये समझ में आया? जी सर। अब AB इज परपेंडिकुलर टू OC, ठीक है, देयरफॉर हमें लिख रहा हूं कि AC शुड बी इक्वल टू BC। सर क्यों? बिकॉज परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टूवर्ड्स द कॉर्ड बाइसेक्स द कॉर्ड। आपके लिए हो गए परपेंडिकुलर बाइसेक्स कॉर्ड, ठीक है। मतलब मैं बोल रहा हूं कि AC का लेंथ कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। क्या ये समझ में आया? जी सर। तो OA की लेंथ हो गई 17, AC की लेंथ हो गई 15, और मैंने लिख भी दिया किस वजह से हो रही है। नाउ इन ट्रायंगल, जरा ध्यान देना, OCA, कौन सा ट्रायंगल है? OCA। एंगल C की वैल्यू मैं लिख रहा हूं 90 डिग्री, ताकि मैं टीचर को बता सकूं कि मैं पाइथागोरस थ्योरम कैसे यूज कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है एंगल C 90 है। अब मैं बोल रहा हूं कि OC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू OA का स्क्वायर। ये दिक्कत है क्या इसमें कोई? OC स्क्वायर मतलब ये परपेंडिकुलर, AC स्क्वायर मतलब बेस का स्क्वायर, और OA स्क्वायर मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो OC स्क्वायर की तो वैल्यू निकालनी है, उसको एज इट इज छोड़ दो। AC स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर, ठीक है, और OA स्क्वायर मतलब 17 का स्क्वायर, ठीक है। OC स्क्वायर कितना हो जाएगा? सर 17 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर। ये कैसे निकालोगे? सर दो तरीके, या तो 17 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर निकाल के माइनस कर दो, फिर स्क्वायर रूट निकालो, या फिर आप A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर भी यूज कर सकते हैं, जिसमें होता है A प्लस बी इंटू A माइनस बी। जो भी तरीका आपको अच्छा लगे। 17 का स्क्वायर जहां तक मुझे पता है 289 होता है, एक बार चेक कर लेना। 15 का स्क्वायर होता है 225 फॉर श्योर। तो OC स्क्वायर आ जाएगा कितना? 9 में से 5 गया 4 बचेगा, 8 में से 2 गया 6 बचेगा। तो OC की वैल्यू आ जाएगी रूट ऑफ 64 विच इज 8 सेंटीमीटर। ये होगा ट्रेडिशनल मेथड। दूसरा जो आप कर सकते हैं A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मैं वो भी करके बता रहा हूं। तो A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है A प्लस बी इंटू A माइनस बी, है ना। A प्लस बी मतलब कितना हो जाएगा? 17 और 15 जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 32, और इंटू 2 कर देंगे तब भी आंसर आएगा 64। और ये किसकी वैल्यू है? ये है OC स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। 64 आएगा, देन स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 8 आएगा। Whichever method you find comfortable you can use, no problem, ठीक है। तो आंसर कितना आया? हमारा लेंथ कितना है? OC की वैल्यू आई 8 सेंटीमीटर, मतलब ऑप्शन डी। क्या ये समझ में आया? जी सर। तो स्क्रीन करेंगे क्लियर एंड मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों इन फिगर 10.3, जो कि ये रहा हमारी स्क्रीन पे। इफ OA इज 5 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड AB इज 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो AB पूरे की वैल्यू कितनी है? 8 सेंटीमीटर है, लिख दिया मैंने 8। और क्या बोल रहा है? एंड OD इज परपेंडिकुलर टू AB। बहुत बढ़िया, OD इज परपेंडिकुलर टू AB, देन CD का लेंथ कितना होगा ये बताना है। CD का लेंथ बताने के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है? पहला चीज
सर क्या मैं बोल सकता हूं कि ओडी भी 5 सेंटीमीटर होगा? हाँ जी सर, क्यों? बिकॉज सर वो भी सेम सर्कल का रेडियस है तो बराबर ही होगा। वेरी गुड। अब अगर ओडी का लेंथ 5 है और आपको सीडी निकालना है तो उसके लिए क्या चाहिए होगा? सर यदि आप ओसी का लेंथ बता पाएंगे तो मैं पूरे ओडी में से ओसी को माइनस करके सीडी निकाल लूंगा। क्या बोला मैंने? सर ओडी में से ओसी को माइनस कर देंगे तो सीडी निकल आएगा। तो अब मेहनत किसके लिए करनी है? मेहनत करनी है ओसी निकालने के लिए। वो कैसे करेंगे? सबसे पहले ये सब पूरा हटा दो गणित, ठीक है, ताकि हमारा क्लियर इमेज मिलेगी तो हम इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, मेरे लिए सबसे पहला और स्टार्टिंग पॉइंट ये था कि ओडी इज परपेंडिकुलर टू एबी। तो आप पहले गिवन लिख, क्योंकि एमसीक्यू डायरेक्टली सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो क्या लिखा है? ओडी इज परपेंडिकुलर टू एबी, मतलब कि एसी वुड बी इक्वल टू सीबी। क्यों सर? क्योंकि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर towards the chord, what does it do? It bisects the chord. तो perpendicular bisects chord, ऐसे शॉर्ट में लिख दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए क्योंकि आपके टीचर को समझ आ जाएगा। ये परपेंडिकुलर का निशान, ये बाइसेक्ट और ये कॉर्ड। ठीक है, अब कॉर्ड को भी शॉर्ट करके कॉ मत लिख देना, CHO, वो बहुत छोटा हो जाएगा, 5 ही अक्षर का है, लिखो पूरा। चलिए, तो AC इक्वल टू CB, मतलब AB है अगर 8 सेंटीमीटर तो AC कितना हो जाएगा? 8/2, मतलब कितना? 4 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां पे लिख दो नाउ AB इज 8 सेंटीमीटर, देयरफॉर AC वुड बी कितना? 4 सेंटीमीटर। तो AC की लेंथ आ गई 4, OA की लेंथ है 5, तो वो क्या बन रहा है? राइट ट्रायंगल बन रहा है। मतलब क्या यूज कर सकते हैं सर? पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल? OAC, कौन सा है? एंगल C है 90 डिग्री। ये बच्चों हर बार मेंशन करना है ताकि आप ये बता सकें कि क्यों आप पाइथागोरस यूज करने के एलिजिबल हैं, के लिए लायक हैं, क्योंकि एंगल C 90 है। तो अब क्या करेंगे हम? सर हम लिख सकते हैं कि OC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर शुड बी इक्वल टू OA स्क्वायर। ठीक है, कोई समस्या नहीं है। OC स्क्वायर एज इट इज लिख दिया, OA AC स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर, जो कि हमने ऊपर निकाला कि AC की लेंथ 4 है। OA का लेंथ क्वेश्चन में दिया है 5, तो वो भी लिख दिया। तो OC स्क्वायर हो जाएगा कितना? 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। फिर से दो तरीके जो आप यूज करना चाहें, क्योंकि छोटे वैल्यूज हैं तो इजीली हो जाएगा, इसलिए डायरेक्टली कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो OC की लेंथ कितनी? तो OC की लेंथ आ गई 3 सेंटीमीटर। यदि OC की लेंथ आ गई 3 तो क्या मेरा काम आसान हो गया? नाउ आई एम जस्ट गिविंग इट फिनिशिंग टचेस की नाउ OD वुड बी इक्वल टू OA रेडियाई, मतलब क्या? एक ही सर्कल के 2 रेडियस, दोनों का वैल्यू बराबर। तो OD माइनस OC शुड गिव मी CD। तो OC है 5, OD है 5, OC है 3, तो CD की लेंथ कितनी? 5 माइनस 3 मतलब 2 हो जाएगी CD की लेंथ। क्या ये समझ में आया? जी सर। तो हमें आया कितना? 2 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं सर। स्क्रीन करेंगे हम क्लियर और मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, इफ AB इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड BC 16 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड AB इज परपेंडिकुलर टू BC। तो पहले इतना काम कर लेते हैं। देन द रेडियस ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द 3 पॉइंट्स ABC। ABC के थ्रू एक सर्कल पास हो रहा है, तो पहले क्योंकि सर्कल बनाना आसान है मेरे लिए, मैं वो बना रहा हूं। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहा हूं? एक बनाया मैंने AB, उसके परपेंडिकुलर BC, तो ABC। AB की लेंथ कितनी है? 12, BC की लेंथ कितनी है? 16। ठीक है, और क्या बोल रहा है वो? AB इज परपेंडिकुलर टू BC। लीजिए, आपको सर्कल का रेडियस निकालना है। कैसे निकालोगे सर? ये एंगल 90 है, मतलब अगर इसको हम ज्वाइन कर देंगे तो हमें डायमीटर मिल जाएगा। सर ऐसे कैसे? आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है विच सेज दैट एंगल इन द सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। मतलब यदि ये वाला एंगल 90 है और आप दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो पक्का वो सर्कल का डायमीटर बनाएगा। ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो यदि मैं इस AC की लेंथ निकाल पाया तो मैं बोल सकता हूं कि वो डायमीटर होगा, और उसका हाफ कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? रेडियस मिल जाएगा। तो क्या यूज कर सकते हैं यहां पे? यहां पे हम यूज कर सकते हैं ट्राइंगल ABC में पाइथागोरस थ्योरम। सो इन ट्राइंगल ABC एंगल B दिया है 90 डिग्री। क्या करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग, मतलब AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर
शुड बी इक्वल टू AC स्क्वायर। कोई शंका इस चीज में नहीं सर। बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, तो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर शुड बी इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो AB का स्क्वायर कितना हो जाएगा सर? AB की वैल्यू है 12, तो 12 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर शुड बी इक्वल टू AC स्क्वायर। सर क्या यहाँ पे A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर लगा सकते हो? बच्चों पढ़ो, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन होता तो हम वो प्रॉपर्टी लगा सकते थे, एडिशन में ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो आपको स्क्वायर्स निकालने पड़ेंगे। 12 का स्क्वायर 144, 16 का स्क्वायर मेरे को भी याद नहीं तो मैं निकाल लेता हूं, कोई दिक्कत थोड़ी है। 6 6 36, 6 यहाँ 3 ऊपर 6 7 8 9, चलो, और ये 16, 6 9 और 6 15, 256 जैसा कि मेरे हिसाब से आ रहा है, तो 144 प्लस 256 शुड बी द वैल्यू ऑफ AC स्क्वायर। प्लीज अगर आप कैलकुलेशन में अच्छे नहीं है तो करके निकालने कोई ज्यादा समय नहीं लगता है, परंतु गलत आंसर लिखने की गलती ना करें, ठीक है। दोनों को ऐड करोगे 6 और 4 10, 5 और 4 9 और 1 10, 2 और 1 3 4, 400 आना चाहिए। हाँ जी सर, किसकी वैल्यू है ये? AC स्क्वायर की। तो AC की वैल्यू कितनी सर? रूट ऑफ 400, मतलब AC की वैल्यू कितनी सर? 20 इज द वैल्यू ऑफ AC। तो AC की वैल्यू 20 है, मतलब डायमीटर की लेंथ कितनी है? तो D इज इक्वल टू 20, देयरफॉर R शुड बी इक्वल टू 10। क्या ये कोई दिक्कत नहीं सर? क्योंकि डायमीटर क्या होता है? रेडियस का डबल, तो R की वैल्यू 10 आनी चाहिए, मतलब ऑप्शन सी पे मार्क करके आगे बढ़ेंगे। स्क्रीन करेंगे हम क्लियर और मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। इन फिगर 10.4 एंगल ABC है 20 डिग्री, तो एंगल AOC की वैल्यू निकालनी है। डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ अ कॉन्सेप्ट दैट वी स्टडीड इन दिस वीडियो, मतलब इस वीडियो के स्टार्टिंग में जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा उसका सीधा सीधा मतलब एकदम सीध में अप्लाई किया हुआ एप्लीकेशन है इस क्वेश्चन में, ठीक है। बहुत आसान है। क्या चेक करना है सर? पहला चीज, दोनों एंगल्स का स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम, तो AOC स्टार्टिंग पॉइंट A, एंडिंग पॉइंट C, ABC स्टार्टिंग पॉइंट A, एंडिंग पॉइंट C। उसके बाद और क्या चेक करेंगे सर? यदि सेंटर में है तो पावर ज्यादा होगी, कितनी ज्यादा? डबल हो जाएगी, तो 20 का डबल 40, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि एंगल AOC की वैल्यू 40 डिग्री होगी? हाँ जी सर। सर रीजन क्या लिखना पड़ेगा? वो थोड़ा लंबा सा स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा कि एंगल सबटेंडेड बाय एन कॉर्ड एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट इन एनी अदर पार्ट ऑफ द सर्कल। या फिर जब आप पूरा सॉल्व कर रहे हैं तो आप थ्योरम नंबर यदि आपको याद है तो आप वो भी लिख सकते हैं डिपेंडिंग ऑन इट। पर यदि अगर आपका थ्योरम नंबर गलत हो गया, मतलब आपने गलत कॉन्सेप्ट लगा दिया, तो वहां पे मार्क्स भी काट सकते हैं टीचर। तो रफ में एक हल्का फुल्का सा स्टेटमेंट लिख दो, वो ज्यादा बेटर हो जाएगा। चलिए स्क्रीन करेंगे क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बच्चों। इन फिगर 10.5 जो कि ठीक मेरे पीछे है, इफ AOB इज डायमीटर ऑफ द सर्कल, क्या बोल रहा है? AOB डायमीटर है और AC इक्वल टू BC है, तो एंगल CAB निकालना है। सर यदि AOB डायमीटर है तो पक्का एंगल C होगा 90 डिग्री, ठीक है। क्या रीजन? आप लिख सकते हो कि एंगल इन द सेमी सर्कल इज इक्वल टू इज अ राइट एंगल, तो एंगल इन द सेमी सर्कल इज राइट एंगल। अब बच्चे AC और BC जो कि दोनों बराबर हैं, तो इन ट्रायंगल ACB यदि AC और BC बराबर हैं, तो इफ AC इज इक्वल टू BC, can I say that angle ABC should be equal to angle कौन सा? BAC, है ना? क्यों? Because angles opposite to equal sides। यही है ना लॉजिक हमारे स्टेटमेंट के पीछे कि यदि दो साइड बराबर है तो आमने सामने के एंगल हो जाएंगे बराबर। अब इन तीनों को जोड़ने पे कितना आना चाहिए? 180। तो अगर मैं ऐसे लिख दूं कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C को जोड़ने पे 180 आना चाहिए, इसमें से A और B बराबर हैं तो 2x लिख दिया, C की जगह पे 90 लिख दिया, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री। तो 2x की वैल्यू हो जाएगी 90 के बराबर, x की वैल्यू हो जाएगी 45, मतलब दोनों एंगल की वैल्यू कितनी है? 45 और 45 का ये समझ में आया जी सर। आप अगर इसको पूरा सॉल्व कर रहे हैं तो ऊपर पहले ये लिख दीजिए कि एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री, बिकॉज एंगल इन सेमी सर्कल से वैसे लिख देंगे तो भी चलेगा, ठीक है, यदि आप MCQ को पूरा कॉन्सेप्ट वाइज सॉल्व कर रहे हैं तो। चलिए ये हो गया सॉल्व। क्या मार्क करेंगे हम? एंगल D 45 डिग्री, क्योंकि दोनों एंगल हैं 45। उसने कौन सा पूछा था? CAB, तो CAB हमने करेक्ट बताया कितना?
45 डिग्री। स्क्रीन करेंगे हम, क्लियर, मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा बच्चों, इन फिगर 10.6 इफ OAB इक्वल टू 40 डिग्री। कितना है? OAB की वैल्यू है 40 डिग्री। आपको क्या बताना है? आपको बताना है एंगल ACB की वैल्यू। क्या करोगे? सबसे पहले बच्चों फोकस करिए इन ट्रायंगल AOB पे, ठीक है। कैन आई से दैट OA वुड बी इक्वल टू OB? सर किस हिसाब से? जरा ध्यान से देखो, OA OB, क्या वो दोनों सेंटर से निकल के सर्कमफेरेंस तक जा रहे हैं? हाँ जी। तो क्या मैं इनको रेडियाई बोल सकता हूं? हाँ जी। यदि एक ट्रायंगल में अपोजिट साइड्स बराबर हैं, सॉरी अपोजिट साइड्स बराबर हैं, तो क्या मैं कह सकता हूं कि अपोजिट एंगल्स भी बराबर होंगे? हाँ जी सर। तो एंगल बी की, तो एंगल OAB should be equal to angle OBA which is equal to 40 डिग्री। मतलब क्या हो जाएंगे? बिकॉज दे आर एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स। क्या ये समझ में आया? जी सर। चलिए आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा। तो OAB इक्वल टू OB इक्वल टू 40। अब जरा उस ट्राइंगल पे, इसी ट्राइंगल में मुझे ये बताओ कि क्या इन दोनों एंगल्स को और एंगल O को जोड़ने पर 180 आएगा? हाँ जी सर। तो एंगल OAB प्लस एंगल O लिख रहा हूं मैं, बिकॉज थोड़ा सा लेजी हूं। पूरा कौन लिखेगा? आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं यहां पे। और ये हो जाएगा 180 डिग्री बिकॉज ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी। दो एंगल्स कितने? 40 40, तो जोड़ दो तो 40 और एंगल O प्लस एक और 40 इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल O की वैल्यू आनी चाहिए 180 में से 40 40 दो बार घटाएंगे, मतलब कितना घटाना है? 80 घटाना है, मतलब आंसर कितना आना चाहिए? 100। सर एंगल O की वैल्यू आ गई 100। क्या इसके बेसिस पे मैं ऊपर वाले एंगल की वैल्यू निकाल सकता हूं? हाँ जी सर। क्या चेक करेंगे सर? दोनों का निकलने का और खत्म होने का पॉइंट सेम, मतलब A टू B। उस वाले एंगल का भी A से स्टार्ट होकर C पे जाके B को टच हो रहा है। क्या वो बाउंड्री से टच हो रहा है? जी सर। सारी क्वालिटीज हैं। किसके पास ज्यादा पावर? सेंटर के पास। सिविक्स में पढ़ चुके हो तो सेंटर के पास ज्यादा पावर मतलब ये डबल है, तो वो एंगल कितना हो जाएगा? हाफ। तो आप क्या लिखोगे कि एंगल ACB इक्वल्स टू हाफ एंगल AOB। ब्रैकेट में रीजन एंगल एट सेंटर, या ऐसे लिख सकते हो एंगल्स फॉर्म्ड बाय कॉर्ड एट सेंटर एंड सर्कमफेरेंस, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा मतलब रफ आइडिया दे दिया आपने कि आप कहना क्या चाह रहे हो, ठीक है। टीचर को समझ आ जाएगा। तो ACB की वैल्यू इज हाफ ऑफ AOB, तो ACB इज हाफ ऑफ 100, मतलब आधा प्लेट खाइए तो 50 रुपए दीजिए, तो मतलब 50 डिग्री हो जाएगा आपकी वैल्यू। क्या ये समझ में आया? जी सर। क्या लिखा मैंने? एंगल फॉर्म्ड बाय द कॉर्ड एट सेंटर एंड सर्कमफेरेंस। उनमें क्या होता है? डबल होता है सेंटर वाला एंगल ऊपर वाले एंगल के। तो हम किसको मार्क करेंगे? 50 डिग्री को मार्क कर देंगे, मतलब ऑप्शन ए को मार्क करते हुए आगे बढ़ेंगे। स्क्रीन करेंगे क्लियर एंड मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा बच्चों, इन फिगर 10.7 जो कि ये रहा आपके सामने। क्या करना है आपको? DAB दिया है, कौन सा एंगल? एंगल DAB दिया है 60 डिग्री, तो कुछ इस तरीके से बनेगा एंगल DAB। और एंगल ABD दिया है, तो एंगल AB, इसी को अगर मैं आगे बढ़ाऊं तो एंगल ABD कुछ इस तरीके से होगा। तो इसके बारे में दिया है 50 डिग्री, देन हमको एंगल ACB फाइंड करना है। अब जरा ध्यान से देखिए, जानकारी इस ट्रायंगल की है लेकिन निकालना उस ट्रायंगल का वैल्यू। कैसे निकालेंगे? सर यदि हम इस एंगल को निकाल पाए तो मैं कह सकता हूं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होंगे। क्यों? बिकॉज दे आर एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। निकाल लेते हैं, उसको निकालना तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो इन ट्रायंगल ADB, ठीक है, क्या होगा सर? एंगल DAB प्लस एंगल ABD प्लस एंगल कौन सा? ADB। इसके पहले ABD था, अभी ADB हो गया, ठीक है। और कितना होगा? इस तीनों का सम मिला के 180 डिग्री बिकॉज ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। अब DAB की वैल्यू आपको पता है 60 डिग्री ऊपर लिखी है, देख लो। ABD की वैल्यू आपको पता है 50 डिग्री क्वेश्चन में गिवन है, और ADB आपको निकालना है। कैसे निकालोगे? जोड़ो 60 और 50 110, तो ADB की वैल्यू कितनी? सर ADB की वैल्यू 180 में से 110 घटा दीजिए, मतलब 70 डिग्री हो जाएगा।
क्या कोई समस्या? 6 और 5 10 माइनस करके हो गया ADB की वैल्यू 70 डिग्री। तो ADB मतलब ये एंगल हो गया 70। अब क्या ACB भी 70 होगा? चेक करने का तरीका, सर दोनों एंगल का स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम होना चाहिए और दोनों बाउंड्री को टच कर रहे हैं तो दोनों एंगल बराबर होंगे। और हम स्टेटमेंट में क्या लिखते हैं? एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। तो आई एम राइटिंग एंगल ACB वुड बी इक्वल टू एंगल ADB which is equal to 70 degree because they are angles in the same segment। क्या ये समझ में आया? कहो हाँ। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पे हमने ACB की वैल्यू निकाली 70 डिग्री और हमारा ऑप्शन सी को हमने कर दिया है टिक और स्क्रीन करेंगे क्लियर और मूव करेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल सच दैट AB इज डायमीटर ऑफ द सर्कल। क्या बोल रहा है? ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल मतलब सर्कल के अंदर ठोक पीट के बिठाया गया क्वाड्रिलैटरल जिसमें AB है डायमीटर। तो ये हो गया AB डायमीटर, ये मान लो ऐसा कुछ है। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है कि ABCD है आपका साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, AB इज डायमीटर, ठीक है, सर्काइविंग इट एंड ADC एंगल कितना है? ये है 140 डिग्री, आपको दिख रहा है, उम्मीद ऐसी करता हूं। तो ADC है 140 डिग्री। फाइंड एंगल BAC, एंगल BAC आपको पता लगाना है। कैसे पता लगाएंगे? सर इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल एक प्रॉपर्टी जो मुझे पता है वो ये होती है कि अपोजिट एंगल्स कितने होते हैं? सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री होते हैं। तो मैं बोल रहा हूं कि एंगल ADC प्लस एंगल ABC शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री। क्या ये समझ में आया? सॉरी, शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज दे आर क्या हो गए? अपोजिट एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल। चलिए इतना हमने लिख दिया। ठीक है, ये हम किसकी बात कर रहे हैं? तो ये हम बात कर रहे हैं कि इन क्वाड्रिलैटरल ABCD अपोजिट एंगल्स ऑफ, ऐसे लिखो, ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल क्योंकि ये स्पेशल है। ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। अब अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल हैं तो ADC की वैल्यू है 140 और ABC की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सब्ट्रैक्ट करके निकाल सकते हैं। तो मैं कह रहा हूं इन सारे सबूतों को मद्देनजर रखते हुए कि ABC की वैल्यू आएगी 40 डिग्री। तो ये एंगल आ गया 40। कोई समस्या हो तो बताना मत। चलिए, अब आपको एंगल BAC निकालने के लिए एक और एंगल चाहिए ताकि आप ट्राइंगल को फॉर्म कर सके। क्या आपने अब तक स्पेशली मेंशन्ड AB डायमीटर है इसका उपयोग किया? नहीं सर। तो क्या करोगे? सर AB अगर डायमीटर है तो एंगल ACB 90 डिग्री होना चाहिए। किस हिसाब से? सर एंगल इन द सेमी सर्कल इज ऑलवेज राइट एंगल। तो एंगल ACB कितना होगा? तो एंगल ACB होगा 90 डिग्री बिकॉज आप ब्रैकेट में क्या लिखोगे? एंगल इन सेमी सर्कल। चलिए, ये हो गया हमारे दो एंगल्स की प्राप्ति। अब तीसरा एंगल निकालेंगे इसका यूज करके, एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करके। तो सॉल्व करते हैं। तो भाई साहब इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, क्या बोल रहे हो आप कि एंगल BAC प्लस एंगल ABC, नीचे लिख रहा हूं मैं कि प्लस एंगल ACB शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज दे फॉर्म एंगल सम प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन का मैदान। मतलब कि एंगल सम प्रॉपर्टी आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं बिकॉज ट्राइंगल है। अब BAC की वैल्यू आपको क्या करनी है? पता करनी है, तो उसको लिख दिया एज इट इज। ABC की वैल्यू आपने निकाली कितनी? 40। ACB की वैल्यू आपने निकाली कितनी? 90 और टोटल हो जाएगा कितना? 180। चलिए, तो BAC की वैल्यू कितनी? सर इन दोनों को जोड़ के पूरे में से घटा दीजिए, 9 4 13 तो 130 डिग्री। तो BAC की वैल्यू कितनी? तो एंगल BAC की वैल्यू आएगी 180 में से अगर 130 गया तो 50 बचना चाहिए, मतलब 50 डिग्री। तो एंगल B की वैल्यू आ गई 50 डिग्री। क्या ये समझ में आया? जी सर। स्क्रीन करेंगे हम क्लियर और मूव करेंगे नेक्स्ट सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा बच्चों,
इन फिगर 10.8 BC इज डायमीटर ऑफ द सर्कल, क्या बोल रहा है, BC इज डायमीटर ऑफ द सर्कल, ठीक है, एंड एंगल BAO इज 60 डिग्री, क्या बोल रहा है, एंगल BAO इज कितना, पेन का उपयोग करेंगे तो एंगल BAO दिया है 60 डिग्री। आपको क्या पता लगाना है, आपको एंगल ADC की वैल्यू पता लगानी है। कैसे पता लगाएंगे सर, यदि हम इस ट्रायंगल पे फोकस करें, कौन सा ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है AOB, तो इन ट्रायंगल AOB, जरा ध्यान देना बच्चों, क्या बोला मैंने, इन ट्रायंगल AOB मैं बोल रहा हूं कि OA शुड बी इक्वल टू OB। सर किस हिसाब से, ध्यान से देखो जरा, ट्रायंगल जो है हमारा OAB, उसमें OA इक्वल टू OB होगा बिकॉज दे आर रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। एक ही सर्कल के दो रेडियस तो बराबर तो होंगे। इसके भरोसे मैं बोल सकता हूं कि एंगल OBA शुड बी इक्वल टू एंगल, या ऐसे लिखो कि एंगल ABO शुड बी इक्वल टू एंगल BAO, ठीक है, जैसा कि दिया है हमारे क्वेश्चन में, अगर वही नाम यूज करें तो ABO और BAO, ठीक है, शुड बी इक्वल टू ईच अदर बिकॉज दे आर एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स, ठीक है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड से तो मतलब क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ABO की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री, ठीक है। अब आप लेंगे इरेजर और बाकी सब कचरा हटा देंगे। आपने बोला कि ABO की वैल्यू है 60 डिग्री, मैं बोल रहा हूं कि ABC की वैल्यू भी होगी 60 डिग्री, बिकॉज आप ब्रैकेट में क्या लिखोगे कि BC इज डायमीटर, मतलब स्ट्रेट लाइन है तो उसी दिशा में आगे बढ़ेगी, इसीलिए पूरा नाम ले सकते हैं। अब जरा ध्यान से देखो, मैंने क्या बोल दिया कि ABC कितना है, 60। आपको क्वेश्चन में निकालना है क्या है, ADC। क्या दोनों पॉइंट्स, क्या दोनों एंगल्स में कुछ सिमिलैरिटी है, हाँ, सेम स्टार्टिंग पॉइंट सेम एंडिंग पॉइंट, दोनों सर्कल के सरकमफेरेंस को भी टच कर रहे हैं, मतलब आई कैन से दैट कि एंगल ADC वुड बी इक्वल टू एंगल ABC which is equal to 60 degree because these two angles are angle in the same segments। तो क्या बोल रहा हूं मैं, angles in the same segment। क्या ये समझ में आया, जी सर। हमने यहाँ पे अपने ऊपरी माली का थोड़ा सा उपयोग करके इजीली सवाल को सॉल्व कर दिया। इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि यहाँ पे आपने जैसे ही लिखा कि BC डायमीटर, सर यदि वो मेंशन नहीं होता तो मैं शायद BO को BC के बराबर नहीं लिख सकता, BO को BC से रिप्लेस नहीं कर पाता, क्योंकि मुझे नहीं पता होता कि BO को एक्सटेंड करने पे स्ट्रेट लाइन BC ही बनेगी। उन्होंने मेंशन किया यही बताने के लिए कि भाई साहब BC डायमीटर है मतलब स्ट्रेट लाइन है। क्या ये समझ में आया, जी सर। तो स्क्रीन करेंगे क्लियर और मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आंसर क्या आया था हमारा, आंसर आया था 60 डिग्री है ना, तो ऑप्शन सी को करेंगे मार्क। एक मिनट, ये कर दिया मैंने ऑप्शन सी को मार्क, कितना, 60 डिग्री। क्या ये समझ में आया, जी सर। तो स्क्रीन फिर से क्लियर और मूव करेंगे नेक्स्ट सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों, काफी अच्छा क्वेश्चन है। इन फिगर 10.9 एंगल AOB इज 90 डिग्री, ठीक है, क्वेश्चन में लिखा है AOB 90 डिग्री है। आपको क्या पता लगाना है, ABC दिया है कितना, ABC दिया है 30 डिग्री, और आपको निकालना है एंगल CAO। सर ये कैसे निकालेंगे, देखो एप्लीकेशन ऑफ एनी कॉन्सेप्ट तो मुश्किल है, पर हम कहां कुछ कुछ करके निकाल सकते हैं, डायरेक्टली तो सॉल्व नहीं होगा। बेसिकली कहने का मतलब ये है, मैं कहना चाह रहा हूं कि यदि आप एंगल CAB निकाल पाए, पूरा एंगल निकाल पाए, और आप उसमें से OAB सब्ट्रैक्ट कर पाए, तो आपको आपका डिजायर्ड एंगल मिल जाएगा। क्या ये समझ में आया, ठीक है सर। तो हमें बेसिकली यहां दो एंगल निकालने हैं, कौन कौन सा, CAB और OAB। तो मैं ऊपर लिख दे रहा हूं हमारे रेफरेंस के लिए कि हमें CAO निकालने के लिए एंगल CAB माइनस करना पड़ेगा उसमें से एंगल OAB। तो सबसे पहले फोकस करते हैं एंगल ट्रायंगल OAB पे। तो इन ट्रायंगल OAB, कौन सा ट्रायंगल है, OAB, ये वाला, ठीक है, इस पे जरा फोकस करो। तो सर सबसे पहले आप बोल सकते हैं कि OA इक्वल्स टू OB है, क्यों, बिकॉज
रेडियाई है भाई, सेम सर्कल का हिस्सा है तो फिर बराबर ही होंगे, ठीक है। अब यदि दोनों साइड्स बराबर है तो अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो OA के अपोजिट है एंगल OBA और इसके अपोजिट है एंगल OAB, तो ये क्या हो जाएंगे, बराबर, क्योंकि दे आर एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स। कोई समस्या नहीं सर। चलिए अब इन तीनों को जोड़ने पे तो AOB प्लस OAB तब OBA प्लस OAB तीनों को जोड़ने पे 180 आएगा क्या, ये भी हमें पता है। रीजन क्या होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी सर। चलिए बहुत बढ़िया। अब AOB की वैल्यू पता है 90, इन दोनों के बारे में पता है कि ये बराबर है, तो मैं 2x लिख रहा हूं दोनों क्योंकि बराबर हैं, तो सॉल्व करने में इजी हो जाएगा। 2x आ जाएगा मेरा 90 के बराबर, ये कैसे 180 में से 90 घटा देंगे तो 90 बचेगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री का, ये समझ में आया। तो मतलब मेरे हिसाब से अब तक की प्रूविंग के हिसाब से एंगल OAB की वैल्यू कितनी, 45 डिग्री आनी चाहिए, तो OAB की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। क्या ये समझ में आया? जी सर। तो एंगल OAB की वैल्यू आ गई 45, हमें अब निकालना पड़ेगा एंगल CAB। वो कैसे निकालेंगे? तो सर यदि आप ध्यान से देखें और इधर फोकस करें तो यदि ये एंगल 90 है तो मैं कह सकता हूं कि ये एंगल 45 होगा। सर कैसे? पहला चीज, दोनों एंगल्स का स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम है। दूसरा चीज, एक सेंटर पे है और एक सरकमफेरेंस पे, और जब भी ऐसा होता है तो सेंटर वाले की पावर ज्यादा मतलब सेंटर वाले की पावर डबल, तो वो हो जाएगा उसका हाफ, तो 90 का हाफ हो जाएगा 45। तो मैं क्या लिख रहा हूं कि एंगल ACB शुड बी हाफ एंगल AOB बिकॉज AOB, हाँ, बिकॉज एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट सेंटर एंड सरकमफेरेंस, दोनों चीजें आपको लिखनी पड़ेंगी यहां पे प्रॉपर रीजनिंग के साथ। सरकमफेरेंस का मतलब होता है बाउंड्री पे भाई, तो एक एंगल सबटेंडेड है सेंटर पे, दूसरा है बाउंड्री पे, इसलिए हाफ होगा। तो ACB की वैल्यू आ जाएगी हाफ ऑफ AOB मतलब 90 डिग्री, जिसका वैल्यू होगा 45 डिग्री। का ये समझ में आया? तो आपने निकाल दिया एंगल ACB की वैल्यू कितनी, 45 डिग्री, कितनी, 45। अब जरा यहां ध्यान देना। चलो इस एंगल ट्रायंगल में देखोगे, यदि आप क्या देखोगे, इस ट्रायंगल में यदि आप देखेंगे तो 45 30, क्या मैं एंगल CAB निकाल सकता हूं? हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। तो यहां पे लिख देते हैं कि भाई साहब इन ट्रायंगल CAB एंगल CAB प्लस एंगल ACB प्लस एंगल CBA शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी मेरे भाई। ठीक है, एक ही कॉन्सेप्ट को इतनी बार यूज कर लिया हमने कि अब तो हमें रट जाना चाहिए। तो CAB का वैल्यू हमें पता लगाना है, तो एज इट इज लिख दिया। ACB की वैल्यू कितनी है 45 और CBA की वैल्यू है 30, शुड बी इक्वल टू कितना 180 डिग्री, कितना 180 डिग्री। जोड़ोगे 4 और 3 7 तो हो जाएगा 75। तो एंगल CAB की वैल्यू आएगी 180 माइनस 75, मतलब कितना सर 180 में 75 जाएगा तो कितना बचेगा 105 बचना चाहिए गुरुदेव, मतलब मेरे हिसाब से 105 बचना चाहिए। एक बार आप चेक कर लो। हाँ 80 में से 75 गया 5 बचेगा, तो 105 आएगी CAB की वैल्यू। तो CAO की कॉन्सेप्ट में क्या करेंगे आप सर, ये है 105 और OAB है 45, माइनस कर दीजिए, कितना आएगा आंसर 60 डिग्री आना चाहिए, मतलब ऑप्शन डी को मार्क कर देंगे 60 डिग्री का। ये समझ में आया? जी सर। मेहनत कहाँ थी? मेहनत थी यहाँ पे आपको ट्राइंगल्स भी यूज करना था और सर्कल्स का भी एक कॉन्सेप्ट यूज करना था, सेंटर और सरकमफेरेंस वाला। उसको यूज करके मैंने अपने एंगल्स की वैल्यू निकाली और आंसर मार्क किया 60 डिग्री। CAO पूछा था हमने, उसने हमसे, तो हमने माइनस करके निकाल दिया। चलिए स्क्रीन करेंगे क्लियर और मूव करेंगे आगे। तो हमारी एक्सरसाइज तो यहाँ पे खत्म हो रही है बच्चों, लेकिन आपके लिए अच्छी नॉलेज गेन करने का चांस खत्म नहीं हो रहा है, क्योंकि YouTube पे होने के अलावा मैग्नेट ब्रेन्स अब खुद की वेबसाइट भी रन करता है, जहां पे आपको अलग अलग क्लासेस का कंटेंट इजीली मिल जाता है।
फॉर एग्जाम्पल आपको क्लास 9th पढ़नी है तो क्लास 9th के टैब पे क्लिक कीजिए। क्लास 9 के सारे वीडियोस अलग अलग कॉन्सेप्ट के अलग अलग टॉपिक वाइज डिवाइडेड आपको इजीली मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको क्लास 9 की एग्जाम्पलर भी पढ़नी है तो क्लास 9th एग्जाम्पलर पे क्लिक कीजिए, वो बढ़ जाएगा अंदर और आपको मिल जाएंगे एग्जाम्पलर के सारे वीडियोस। फॉर एग्जाम्पल यहां पे आपको क्लास 9 की एग्जाम्पलर भी मिल रही है, दैट टू चैप्टर वाइज। ठीक है, यदि आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है तो फर्स्ट चैप्टर के टैब पे क्लिक कीजिए, आपको हर एक चैप्टर की हर एक एक्सरसाइज के अलग अलग वीडियोस विथ देयर टाइम ड्यूरेशन इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। क्या ये समझ में आया? जी सर। और यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो उससे आपको इजीली आपका डे प्लान करने में भी हेल्प होगी, मतलब आपको कब क्या पढ़ना है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने पहला वीडियो पे क्लिक किया तो यहां पे आपको ये दिखेगा कि पहला वीडियो खुल गया है और मैं आपको दिख रहा हूं एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट पढ़ाते हुए एक वियर्ड से शकल के साथ। कृपया इसको इग्नोर करें और पढ़ने पे ध्यान दें। धन्यवाद। इसी के साथ बच्चों हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ 10th चैप्टर होता है खत्म, जहां पे हमने एमसीक्यू क्वेश्चंस देखे जो कि सर्कल चैप्टर से आ सकते हैं। इन सारे कॉन्सेप्ट्स में आपने एप्लीकेशन देखा कॉन्सेप्ट्स का और एमसीक्यूज को सॉल्व किया ताकि आप इजीली आंसर्स निकाल पाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में एंड कनेक्टेड रहें, क्योंकि 10.1 खत्म हुई है, पूरी टेक्स्ट बुक नहीं। अगले वीडियो में हम 10.2 पे फोकस करेंगे और आपको नए कॉन्सेप्ट्स सिखाएंगे। तब तक के लिए रेगुलरली पढ़ते रहिए। स्टे सेफ, स्टे होम, बाय बाय, टेक केयर, गुड डे।